नमस्ते दोस्तों, क्या आप एक कंफ्यूज यूपीएससी एस्पिरेंट हो जो यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहा है और अभी 30 नवंबर को होने वाले ईपीएफओ की जो एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की एग्जाम है, उसको लेते कंफ्यूज है। कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि आपने तैयारी तो यूपीएससी सीएससी के लिए की है, सिविल सर्विसेज के लिए। आपने सोचा है कि प्लान बी के तहत हमें यहाँ पे ईपीएफओ का फॉर्म तो भर देना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा होगा, तैयारी भी आधी अधूरी हुई होगी। वो तैयारी के अंदर अगर आप अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हो और अपने आप को एक कमांडिंग पोजीशन पे लेना चाहते हो तो आप इस सेशन को जरूर से देखना। क्यों? क्योंकि इस सेशन के अंदर मैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के कंटेक्स्ट में जितने भी ईपीएफओ के द्वारा जो इसके पहले भी जो यूपीएससी के कंटेक्स्ट में ही विल सी कि जो पीवाईक्यूज किए गए हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस किए गए हैं, उसका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का एनालिसिस कराऊंगा। तो जैसे ये जो कैंडिडेट है, ये जो कंफ्यूजिंग मुद्रा में है कि भाई यार क्या करना चाहिए, हमें कैसे याद रखना चाहिए, उन सब का निराकरण मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको एक एक करके पीवाईक्यू सॉल्व कराता हूँ। पीवाईक्यूज के साथ साथ आपको कंटेक्चुअली ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे ईपीएफओ में सर्टेन क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, शायद तक उसको छोड़ दोगे तो भी चलेगा। खैर, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में बताइए। आर्कियोलॉजिस्ट के कंटेक्स्ट में हमने पढ़ा हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ईपीओपी भी देने वाले हो, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा यूपीएससी सीएससी के सबसे बड़े टेस्ट में। जी हाँ दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए कंडक्ट कर रहा है मेगा यूसीएससी अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट, जहां आप 40 करोड़ वर्थ के प्राइजेस जो है वो यहाँ पे गेन कर सकते हो, इंक्लूडिंग मैकबुक, आईफोन, टैबलेट और गाड़ी। 23 तारीख को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे, मतलब ईपीएफओ के एग्जाम के एक हफ्ते पहले आप अपनी तैयारी को इसके माध्यम से भी चेक कर सकते हो। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें 40 करोड़ वर्थ रुपीस के प्राइजेस आपको अवेल कराए जा रहे हैं अनअकैडमी के द्वारा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसका जरूर से ऑफर का लाभ उठाइएगा, बहुत ही फायदा होगा। बाकी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो 25,999 के अंदर ये कोड का यूज करके, PN लाइव का कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हो। खैर, हम लोग मुद्दे के ऊपर आ जाते हैं और मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द ईपीएफओ पीवाईक्यू। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस पर्टेनिंग टू द 19th एंड 20th सेंचुरी आर्कियोलॉजिस्ट इज नॉट करेक्ट, है ना? तो देखिए, इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया है। ये 2023 की प्रूडेंट फंड कमिश्नर की एग्जाम थी, उसमें पूछा गया था, राइट? अब उसमें यह डाला गया है कि अमेलिंदा घोष वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई बिटवीन सिमिलरिटीज बिटवीन हड़प्पन एंड प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन। आरएम मिलर फर्स्ट रिकॉग्नाइज द नेसेसिटी द फॉलोइंग द स्ट्रेटोग्राफी, एनसीईआरटी में दिया है। जॉन मार्शल अडॉप्टेड द मेथड ऑफ एक्सकेवेशन अलोंग विद द हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड इग्नोर द स्ट्रेटिग्राफी। और एक पूछा गया, अलेक्जेंडर कनिंघम द फर्स्ट डीजी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज ऑफ द व्यू दैट हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगेन विद द ओरिजिन्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अगर आपने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी की है तो आप सबको पता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को इग्नोर कर दिया था, राइट? ओके, तो आप देखिए कि आपको बाकी 3 स्टेटमेंट नहीं आते हैं, उसके बावजूद भी आप पहले क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने हिस्ट्री में तो पढ़ा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन हिस्ट्री कि भाई अलेक्जेंडर कनिंघम ने तो जब यहाँ पे हड़प्पा की साइट को विजिट भी किया था, तो विजिट करने के बाद उसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर करके क्या कहा गया कि यार देखो, मेरे को तो इसमें कोई दम नहीं लग रहा है, मैं तो ह्यूएन सांग और बुद्धिस्ट सोर्सेज और वेदास के कंटेक्स्ट में जो भी हिस्ट्री है उसको खगालने की कोशिश करूंगा। ये तो थैंक्स टू अमलानंदा घोष एंड दयाराम साहनी एंड आदि बनर्जी जैसे आपको स्कॉलर्स मिलेंगे जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन मिलती रहती है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ए आएगा सर। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे आपकी यूपीएससी की तैयारी जो सिविल सर्विसेज में की गई है वो ईपीएफओ के क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करेगी। कहने की बात मेरी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। Which one of the following was an important contributing factor in the rise of Magad as the most powerful महाजनपद between the 6th and the 4th century BC? आप सबको पता होगा 16 महाजनपद में से विल्सी की मगध क्यों निकल के आया? तो उसके पास बहुत ही एंटरप्राइजिंग रूलर्स थे, हाथी का उपयोग किया गया था, उनके पास मेटल और मिनरल ओर्स और माइंस हुआ करती थी, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था उनका एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि ये गैंगेटिक बेल्ट के ऊपर लोकेटेड है, बहुत ही फर्टाइल प्लेन्स थी, इनको रेवेन्यू बहुत अच्छी आ रही है। क्या इसमें कहीं आंसर है सर? इजी एक्सेस टू गोल्ड माइंस? नहीं। सुपीरियर कैवलरी? एक तरह से नहीं, क्योंकि हाथी का उपयोग हो रहा था। रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? नहीं भाई, वो तो गणसंघ के अंदर हुआ करती थी। मगध की तो खासियत ये हुआ करती थी, वहां तो मोनार्की थी। तो एक्चुअल आंसर ये उसका आता है, मगध के सक्सेस के पीछे वो था, इट वाज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव रीजन, क्योंकि खेती के कंटेक्स्ट में ये रीजन के अंदर बहुत बड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा था। इसका लाभ हमें ये पता चलता रहता है कि मगध के शासकों को मिला। और हर्यक डायनेस्टी, हर्यक के बाद आप देखोगे शिशुमौर्य, फिर नंद और फिर मौर्यस तक आते आते बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया, राइट?
तो ये क्वेश्चन क्या यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट कर सकते हैं? जरूर से कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट हो और आप सीएपीएफ के एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो, सॉरी एपीएफसी के एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो 30 नवंबर को होने वाली है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपकी हिस्ट्री कल्चर की तैयारी अच्छे से हुई है। ये क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको यही समझा रहा हूं। खैर, इसके सिवा तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैलाशनाथ टेम्पल एट इरोला इज नॉट करेक्ट। देखो फिर से नॉट करेक्ट पूछा गया, राइट? ओके, अब कैलाश टेम्पल 8वीं शताब्दी में बना था, कृष्ण वन करके राजा थे, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कंटेक्स्ट में हमने पढ़ा हुआ है, क्लासेस के अंदर भी याद करिए, राइट? पूछा क्या गया है, इट इज कार्व्ड आउट ऑफ रॉक्स इन 8th सेंचुरी, यस दिस इज करेक्ट अराउंड सर, ठीक है। The temple is dedicated to Lord Shiva. Yes, this is correct around as well. The superstructure of the temple correspond to the Nagar style. No, भाई साहब, ये तो द्रविड़ स्टाइल का खासियत है, क्योंकि it was a copy of Kailash temple at Pattadakal, which was actually a copy of Kailash temple at Kanchi, sir. ठीक है, तो ओरिजिनली कैलाश मंदिर कांची में बना था, याद करिए सर, ठीक है। कांची के बाद हमें देखने को मिलता है पत्तदकल में चालुक्य के द्वारा बनाया जाता है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको इलोरा में बनाया गया। ये तो द्रविड़ स्टाइल को दर्शाता है, तो नॉट करेक्ट है बोले ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे पूछा गया है द टेम्पल हैज बोथ शिवा एंड विष्णु स्कल्पचर। एक्चुअली ये सही है, क्योंकि ये मंदिर की दीवारों के ऊपर आपको स्कल्पचर्स के रूप में रामायण महाभारत की आकृतियां भी मिलती रहेगी। तो क्या हमने नहीं पढ़ा है? हमने डेफिनेटली ये टॉपिक को पढ़ा हुआ है। सो इफ यू आर एबल टू रिकॉल योर क्लासेस, आप अपने क्लासेस को याद करिए, आपको ये चीज मिल जाएगी सर, ठीक है। तो ये कंपेरेटिवली इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको यहां से ये चीज मिलती है नगर के ऊपर। खैर, क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एंशिएंट इंडियन पोएट्री इज करेक्ट, है ना, पोएट्री इज करेक्ट। ओके, पोएट्री के ऊपर से पूछा गया। क्या पूछा गया, अब आप देखिए, पेंटेड वेयर रेफर्स टू द टाइप ऑफ पोएट्री फाउंड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया कोइंसाइडिंग विद संगम पीरियड। पीजीडब्ल्यू बेसिकली वैदिक पीरियड और उसके बाद वाली पोएट्री है, वो भी नॉर्थ के अंदर मिलती है। ओसीपी साइट्स आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया ओनली। देखिए आपको यहाँ पे ओनली डाल दिया गया है। ओसीपी की साइट सिनौली जैसी साइट हुआ करती थी, ऑकरे कलर पोएट्री, अगर आपको याद होगा तो सर, ठीक है। तो विल फाइंड की सिनौली के बारे में हमने पढ़ा भी हुआ है, अंडरस्टूड दिस पार्ट। ये चालकोलिथिक कल्चर्स के कंटेम्पररी हुआ, और साउथ इंडिया में तो ओनली नहीं है। ब्लैक एंड रेड वेयर इज नेवर फाउंड एट नियोलिथिक। नो सर, ठीक है ना, किसने कहा नेवर फाउंड? ब्लैक एंड रेड वेयर इज ऑल्सो फाउंड, क्योंकि नियोलिथिक पीरियड में ही प्रॉपरली पोएट्री जो है वो बनने शुरू हो जाती है सर, ठीक है। नॉर्दर्न वेंकटेश्वर जो साइट है वो 600 बीसी से बननी शुरू हुई थी सर, ठीक है, दिस इज करेक्ट अराउंड। एंड विल सी की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट वाज फाउंड इन नॉर्थ इंडिया, इट वाज नॉट फाउंड एक्सक्लूसिव इन नॉर्थ, इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। ये पॉलिश भी थी, कभी कभी नॉन पॉलिश भी मिल जाती है, और बहुत ही प्रीमियम वेयर पॉटरी हुआ करती थी। तो आपको इसके अंदर से आपको पूछा गया है सर, गेटिंग ऑफर्ड, ओके, तो आपको पूछा गया करेक्ट, तो राइट आंसर है उसका ए, क्योंकि एनबीपीडब्ल्यू की पोएट्री जो है वो वी विल सी की 600 बीसी और उसके बाद ऑलमोस्ट अप टिल जो मगधन पीरियड है वहां तक आपको मिलता रहेगा। तो देखिए इस तरह के भी सवाल आए हैं, देयर आर क्वेश्चंस लाइक दिस अराउंड, आपको इसको एड्रेस करना आना चाहिए कि कैसे आप इसको टेबुलेट करते हो। खैर, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके कंटेक्स्ट में आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि एनबीपीडब्ल्यू कैसे मिला है। आपको अलग अलग थीम लाइन से क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर से वो क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है कि कब कौन सी पोएट्री बनी। ये क्वेश्चन क्या अटेम्प्टेबल था? मैं कहूंगा कि यस, ये क्वेश्चन अटेम्प्टेबल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट कलेक्टरी मैच, है ना। आपको देखिए यहाँ नॉट करेक्ट बहुत पूछता है एपीएफसी वाला सा, ठीक है, कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को ऐसा लग रहा है कि हम नॉट करेक्ट पूछ के कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करेंगे। फिर एक पूछा गया समग्रन, सूत्रधार, हर्मिका, विमान और कुटाग्रशाला। अब आप देखिए कि बहुत बार आपको मीनिंग और उसकी टेक्स्ट के कंटेक्स्ट में सवाल पूछता रहता है, पर आपको एक्सप्लिसिटली फीचर्स पता होने चाहिए, राइट। कुटाग्रशाला बेसिकली अगर आप देखोगे तो कुटी से शब्द आया है, कुटी का मतलब होता है हट सर, ठीक है, कि क्या है, कहीं पे हट है, ये सही है सर, ओके। फिर एक पूछा गया है विमान, क्या द्रविड़म टेम्पल का पार्ट है? यस, क्योंकि ये पिरामिडिकल शेप के रूप में हुआ करता था। फिर यहाँ पे डाला गया है हर्मिका, a style of temple architecture originated under the Chola kings. No, Hermika was part of the stupa architecture. भाई स्तूप के ऊपर का जो गुंबद जो था, उसके ऊपर का जो वीलसी की एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर था, उसको हर्मिका कहते थे। यहाँ क्या पूछा गया कि ये तो चोला आर्किटेक्चर का पार्ट है, ये नॉट करेक्ट है, इसका राइट आंसर बी होगा। समग्र सूत्रधार एंड साइंटिफिक वर्क ऑन द एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, ये करेक्ट है सर, ठीक है ना, ये बुक है जो प्राचीन भारत के कंटेक्स्ट में लिखी गई थी। हर्मिका आर्किटेक्चर का पार्ट तो है, पर टेम्पल आर्किटेक्चर का नहीं है, ये स्तूप आर्किटेक्चर का है, और बेसिकली ये स्तूप आर्किटेक्चर मौर्यन पीरियड तक आते आते आगे ग्लो करता है सर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अब क्या अटेम्प्टेबल है? ये अटेम्प्टेबल है, मैं ये कहूंगा अटेम्प्टेबल है, क्योंकि आप याद करिए हमने स्तूप आर्किटेक्चर में हर्मिका को पढ़ा हुआ है। तो टर्मिनोलॉजी जरूर से पढ़ के जाना प्लीज, विद द टर्मिनोलॉजीज यूपीएससी माइट आस्क द क्वेश्चंस ऑन द टर्म्स एज वेल। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं।
कौटिल्य इन इस अर्थशास्त्र डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ वेराइटीज ऑफ पर्ल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? मदुरई, श्रवण बेलगोड़ा, ताम्रपानी एंड कावेरी सर। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा अर्थशास्त्र में दिया गया है कि कौटिल्य ने पंड्यन किंगडम के बारे में बात की है। वो बेसिकली पंड्यास जो थे ये गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट के अंदर से पर्ल्स लेके आते थे, मोती लेके आते थे सर। ठीक है, और इसी के कंटेक्स्ट में वी विल सी कि पंड्या की हिस्ट्री के बारे में भी हमें पता चलता है। तो वी विल फाइंड कि इसका आंसर आता है राइट नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ताम्रपानी रिवर जो है उसकी बात की है बेसिकली कौटिल्य ने, और उन्होंने पंड्यास को भी इसके कारण इम्प्लिसिटली मेंशन भी किया हुआ है। एक्सप्लिसिट का नहीं है पर इम्प्लिसिटली हमें पता चलता है कि इज मेंशन अबाउट द पांड्या डायनेस्टी एज वेल, राइट। ओके, एंड यूल फाइंड कि अर्थशास्त्र में उन्होंने कहा है कि यहाँ से मोती आ रहा है। इनफैक्ट पांड्यास के बारे में मेगास्थनीस ने भी लिखा है। मेगास्थनीस अगर आपको पता होगा तो विल सी कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के अंदर ग्रीक एम्बेसडर था, और इसकी भी बातें हमने थोड़ी बहुत की है कि भाई राइटिंग कहाँ से है। अब क्या ये क्वेश्चन इजी था? मैं कहूंगा टफ है सर। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको नहीं आएगा कंपेयर टू द अर्लियर क्वेश्चंस अराउंड। विल सी कि ये थोड़ा टफ क्वेश्चंस के रूप में आपको मिलता रहता है। खैर, इसके बाद आप देखिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डायनेस्टी एंड किंग्स ऑफ विजयनगर एम्पायर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अरे भाई, इतना फैक्चुअल कौन पूछता है? और विजयनगर डायनेस्टी में संगम, सुलुवा, तुलवा, अराईमेडु वंश के कहानी आपको पूछी गई है सर। ठीक है, अब आप देखिए संगम डायनेस्टी में हरियर और बुका उनके फाउंडर थे। क्या है? सही है, ये सही है सर। ठीक है, सलुवा में तिमार के राजा थे, ये भी सही है। अरावली डायनेस्टी कब आई? जब कृष्णदेव राय का डिक्लाइन हो गया, मतलब विल सी की आपके यहाँ पे आलिया राम राय को खत्म कर दिया जाता है एंड विल कम टू नो कि एक बहुत बड़ी वैक्यूम बन जाती है। तब आपको ये तिरुमला नायक करके इनके गवर्नर थे जो 1600 के आसपास आते आते अरावली डायनेस्टी की स्थापना करते, ये भी सही है। तुनिया डायनेस्टी में गुंडा करके कोई राजा नहीं है सर। ठीक है, अब आप मुझे पूछोगे कि सर इतना फैक्ट कैसे याद रखना है? कि देखिए ये क्वेश्चन टफ है, राइट और रॉन्ग सर। ठीक है, इसको पहले स्किप कर देना चाहिए या रिव्यू में रखना चाहिए। इस तरह के सवाल जब आएंगे, डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट आउटराइटली, है ना। देखो आपको एक दो ऑप्शंस आते होंगे बट यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर एंड रिकॉल ईच एंड एवरी ऑप्शन आउट देयर, राइट। तो कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं आप पे ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसको रिव्यू में डालिए, फिर आपके जब सेकंड इटरेशन में आप जाओगे आपको लगेगा कि नहीं मैं फिर से एक बार कुछ क्वेश्चंस का रिव्यू करता हूं, देन वंस अगेन you'll try to write about that and then इसके रीथिंक करेंगे, पर फर्स्ट इटरेशन में इसके अटेम्प्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, राइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 का डी होगा, याद रखना। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। विल फाइंड कि वेंगी द चालुक्यस कैपिटल, ईस्टर्न चालुक्यस, इज आइडेंटिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सर। ठीक है, पड़ावेगी, इमयूर, सलीहुंडम एंड भट्रीपोलु सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शब्द वेगी लिखा हुआ है सर। ठीक है, इनफैक्ट उसको वेंगीपुरम के रूप में भी कहते थे, राइट और रॉन्ग सर। ठीक है, सो इन द एंशिएंट इंडिया इट वाज कॉल्ड एज वेंगीपुरम, इट वाज आल्सो कॉल्ड एज पड़ावेगी, या आज की तारीख में उसको वेंगी कहते हैं। वहां से वेंगी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर निकल के आया था। साथों अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जो सारनाथ मतलब है ना, अमरावती स्कूल के साथ भी हम लोग जोड़ते हैं। एंड सेकंडली आपको ये भी पता चलता है कि ईस्टर्न चालुक्यस के फाउंडर ने इसको कैप्चर किया था, मतलब विष्णुवर्धन करके राजा था। ही वाज द ब्रदर ऑफ पुलकेशिन II सर, हमने क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। अब क्या ये कंपैरेटिवली इजी है? मैं कहूंगा कि ये मॉडरेट सवाल है, और इसको आप आंसर तो कर पाते हो, आपको चीजें थोड़ी रिकॉल करनी पड़ेगी सर। ठीक है, तो वेगी शब्द से ही आपको थोड़ी हिंट भी मिल जाती है और वहां से ही आप इसको आंसर कर पाओगे। खैर, 9th का आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 8th का आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। Who among the following was first elected king of पाल डायनेस्टी इन कामरूप? मतलब भाई आसाम के राजा का नाम पूछ दिया। देखिए हम लोग पाल डायनेस्टी इन बंगाल के बारे में जरूर से पढ़ते हैं, और बंगाल के अंदर पाल डायनेस्टी में गोपाल करके राजा हुआ करता था, वो भी देखते हैं। पर पालों का कामरूप में यानी कि आसाम में उनकी ब्रांच किसने खोली थी, कौन देखता है भाई? इतना टफ सवाल को आपको अटेम्प्ट करने की आवश्यकता है? मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं है सर। ठीक है, देखिए इस पेपर में तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ईपीएफओ से जो पुराने पीरियड की है उसमें 2023 में और उसके पहले के एग्जाम्स में जो हुआ था एओ की, अकाउंट ऑफिसर या एनफोर्समेंट ऑफिसर के एग्जाम में, उसमें से लिए हुए हैं। पर आपके लिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको ये टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट। ब्रह्मपाल के कंटेक्स्ट में आपको ये मिलता है, ही वाज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी ऑफ कामरूप सर। ठीक है, बट दिस क्वेश्चन वाज वेरी टफ, और ये टफ क्वेश्चन को मेरे हिसाब से आपको स्किप कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ईगो पे नहीं लेना है। देखो मैं पहले भी कह रहा हूं, आपको कोई भी एग्जाम है उसके क्वेश्चंस को, सर्टेन क्वेश्चंस को स्किप करना भी आना चाहिए। ये स्ट्रेटेजिक रिट्रीट का एक पार्ट होता है आपकी स्ट्रेटेजी का, कि नहीं मैं तो अटेम्प्ट करूंगा ही, कुछ भी हो जाए मैं तो ये क्वेश्चन को नहीं छोड़ूंगा। भाई ऐसा नहीं होता सर। ठीक है,
आपको लिमिटेड मार्क्स चाहिए होते हैं, यू आर सपोज टू गेट लिमिटेड मार्क्स टू कट ऑफ क्लियर द कट ऑफ अराउंड, और वो आपके हो पा रहे हैं दूसरे सवालों से, तो इसको सर ठीक है ना। तो ये बहुत टफ है, नॉर्मली स्किप एंड रिव्यू के अंदर आपको रखना चाहिए। ब्रह्मपाल वाज द फाउंडर सर ऑफ द पाल डायनेस्टी ऑफ कामरूप। खैर, फ्रीडम फाइटर अगादू समंत्रा उड़ीसा के थे, सर्व्ड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, लेटर ऑन ही लव्ड द ब्रिटिश सर्विस टू जॉइन द आईएनए इन 1942, वेयर वाज ही डेप्यूटेड बाय आईएनए एज अ नाइक इन द फर्स्ट बहादुर ग्रुप, है ना। तो एक फ्रीडम फाइटर है अगादू समंत्रा। अब क्या हम लोग इसको सीएसई में पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ते, ये नाम को अभी तक हमने कभी भी नहीं पढ़ा है। इन्होंने ब्रिटिश को छोड़ के आईएनए ज्वाइन की। अब आईएनए के कंटेक्स्ट में कहां पे लड़ाई करते हैं? देखिए, आईएनए भारत में कहां पे आई थी? क्या आईएनए आसाम तक आ पाई है? नहीं आ पाई है। आपको याद होगा कि ये इम्फाल तक आए थे सर, कोहिमा और इम्फाल तक सर, ठीक है। तो ये तो गलत है। अगर आपको याद होगा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या आईएनए आती है? नहीं आती है सर, ठीक है, क्योंकि ये आज के मणिपुर और विलसी के नागालैंड वाले विस्तार तक सीमित रह गए थे। फिर एक है अंडमान निकोबार। क्या आईएनए ने अंडमान निकोबार को कैप्चर किया था? किया था, पर वो कब किया था? वो किया था 1943 में, 1943 के आसपास सर, ठीक है, जब सुभाष बोस उसको लीड करते हैं। यहाँ वी विल सी कि 1942 के कंटेक्स्ट में उसके बाद की कहानी में बोली गई है, राइट। तो इसका राइट आंसर आता है बर्मा। अब देखिए कि क्या ये तुक्के से हो सकता है? ये थोड़ा बहुत लॉजिक से हो सकता है। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि बर्मा वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द आईएनए इन द लेटर स्टेजेस अराउंड, राइट। और पूरा का पूरा कैंपेन जो कोहिमा और बीएलसी की यहाँ पे हुआ था, मणिपुर के अंदर हुआ था, वो बर्मा के ऊपर से हुआ था। और बर्मा फ्रंट पे ही बड़ी मात्रा में आईएनए के सोल्जर्स अपनी वीर गति को भी प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर इसका बी आएगा, राइट आंसर इसका बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंपेनियन ऑफ फ्रीडम फाइटर रानी चिन्नम्मा ऑफ कित्तूर continued to fight against the capture by the British in 1824? अब यहाँ पे एक रैयन्ना करके उनकी फॉलोअर हुआ करती थी, वो राइट आंसर है। दिस क्वेश्चन इज वेरी टफ अराउंड सर, ठीक है। इसको भी मेरे हिसाब से वी कैन से स्किप किया जा सकता है, क्योंकि बख्शी जगबंधु ने तो पैका रिबेलियन किया था। टीपू गारो आपके सिलेबस में नहीं, हमने नहीं पढ़ा। अच्छा, दुकरी बल देवी बेसिकली एक वो थी, फ्रीडम फाइटर थी, ये 1900s में फाइट करती है। अब क्या ये सबको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा सर, ठीक है। तो ऐसे सवाल जब आएंगे तो इनको रिव्यू और स्किप में डाल देना चाहिए। देखिए, सबके सब अटेम्प्ट नहीं करने हैं। आप मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर भी बताना कि आपको कितने आते थे। देखो, ऑनेस्टली मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सब अटेम्प्ट करिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में ज्यादा चले जाएंगे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। वेयर वॉज आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ड? ओके, तो इट इज बट ऑब्वियस इट वाज फॉर्म्ड इन सिंगापुर सर, ठीक है। एंड मोहन सिंह, और उसके बाद वी विल कम टू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सुभाष चंद्र बोस जो है उसको आगे लीड करेंगे, है ना। तो सुभाष बोस ने 1943 में उसको लीड किया था और मोहन सिंह ने इसको सिंगापुर के अंदर स्थापना की थी। दिस इज कंपैरेटिवली वेरी इजी। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इन 1927 लॉर्ड बर्केनहेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंटेड अ कमिटी 3 members to inquire into relation between Indian states and British government to make suggestion for satisfactory adjustment of existing economic relations between the Indian states and British. Who among the following was not a member of committee? अगर आपको पता होगा, बटलर कमेटी करके कमेटी बनाई गई थी, उनमें से बटलर कमेटी का सदस्य कौन नहीं? अब इसमें बटलर का नाम है, हाँ है सर, ठीक है। वुडवर्थ और फील्ड भी उसके सदस्य थे। एजे विल्सन वॉज नॉट द कमिटी मेंबर। अब आप मुझे पूछोगे कि सर इतना बड़ा सवाल आया, अपने को यूपीएससी सीएससी में खाली ये पूछा गया था कि बटलर कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या था सर, ठीक है ना। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमेटी? तो उसमें प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश के बीच के जो रिलेशन है उसको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाना है, उसके ऊपर ये बनाई गई थी। यहाँ तो पूरा का पूरा नाम के साथ डाल दिया गया है। अब क्या ये क्वेश्चन टफ था? ये टफ था। एजे विल्सन वॉज नॉट द पार्ट ऑफ बटलर कमेटी। याद रखेगा, जितना याद रहेगा उतना ठीक है, बाकी देखा जाएगा। इसको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट। अंडर कॉन्वोल्यूशन सिस्टम डिस्ट्रिक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू थानास एंड पुलिस रिस्ट्रिक्शन, ये सही है। ईच ऑफ देम वाज प्लेस्ड अंडर गवर्नमेंट अंडर द डिनोमिनेशन ऑफ दरोगा, ये भी एक तरह से देखा जाए तो सही है। द दरोगा सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास इन 1812। नो सर, है ना। कॉर्नवालिस के समय कहते हैं, विल सी कि ये लोग ईस्ट में एस्टैब्लिश करते हैं, ईस्ट में बिहार बंगाल के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया जाता है, क्योंकि कॉर्नवालिस जब था तब उसने परमानेंट सेटलमेंट के साथ ये पुलिस रिफॉर्म्स किए थे 1800s में। तो फिर बाद में मद्रास में एक्सटेंड किया गया था, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था सर, ठीक है ना। तो पहली बार इंट्रोड्यूस तो बिहार बंगाल में हुआ सर, आपको क्लैरिटी दी जानी चाहिए। और तीसरा है, दरोगा वाज नॉमिनेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अराउंड सर, ठीक है, ये भी सही है एक तरह से, क्योंकि डीएम के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट होती थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जज था उसके पास ज्यादा पावर थी कंपेयर टू द ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि कॉर्नवालिस ने जो है वो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स भी किए थे।
तो वी विल फाइंड 1, 2 and 4 आर करेक्ट, थर्ड वन इज रॉन्ग एज पर माय अंडरस्टैंडिंग सर। ठीक है, अब क्या ये अटेम्प्टेबल है? थोड़ा अटेम्प्टेबल है क्योंकि हमने कॉन्वॉइस को पढ़ा हुआ है, पुलिस रिफॉर्म्स को भी पढ़ा हुआ है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। Which are the following statements about the government of India at 1935 is not correct, है ना? क्या पूछा जाए? It provided for federation, yes. It retained the authority of Secretary of State over the government of India, this is yes. It introduced the provision of provincial autonomy, yes. In fact, provincial hierarchy खत्म की थी और autonomy establish की गई. It was an outcome of round table conference. No, government of India at 1935 was an outcome of multiple meetings. This included the round table conference. This included the Simon Commission report. This included the Nehru Committee report, the white paper and the Lothian Committee and many other meetings as well. सर ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली एक सोची समझी साजिश के द्वारा लाई गई थी। क्या ये खाली और खाली राउंड टेबल के आउटकम के रूप में है? ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, राइट आंसर ए होगा क्योंकि आपको नॉट करेक्ट पूछा गया। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। मैच द फॉलोइंग विद कांग्रेस सेशंस, है ना? लाहौर, कलकत्ता, बांकीपुर और मद्रास, और आपको इसके अंदर से आइडेंटिफाई करना है मदन मोहन मालवीय, रघुनाथ नरसिम्हा मुंडोरकर, विष्णु नारायण धायर और भूपेंद्र नाथ बोस। अब देखिए 99% ऑफ कैंडिडेट्स कांग्रेस के सेशंस को याद नहीं रखते। कौन सा सेशन कब हुआ था, कौन उसकी अध्यक्षता करता है, मैंने उसके ऊपर पूरा का पूरा एक यूट्यूब का वीडियो भी बनाया हुआ है। आप यहाँ पे चैनल के ऊपर सर्च करिएगा प्रतीक नायक कांग्रेस सेशन, तो आपको मिलेंगे सर। ठीक है, ये लाहौर के जो अधिवेशन में थे उसमें मालवीय ने लीड किया था। ए का 1 कहाँ पे आ रहा है सर? ठीक है, तो ए का 1 वी विल सी कि सी और डी में तो नहीं आ रहा, ये तो क्लियर है। फिर आप देखोगे तो 1914 में मद्रास सेशन को भूपेंद्र नाथ बोस ने लीड किया था, तो वी विल सी ए का 1 और ये है, और उसके बाद B3 और C2 आएगा सर। ठीक है, तो बी का 3 यानी कि कलकत्ता सेशन जो है विष्णु नारायण धार के द्वारा, और बंकीपुर सेशन जो है वो रघुनाथ नरसिम्हा मुंडोरकर के द्वारा हेड किया गया था। अब आप पूछोगे कि सर इतनी सारी फैक्ट्स कैसे याद रहती है, कांग्रेस के अध्यक्ष कब कब बने, क्योंकि कांग्रेस की कितनी सारी मीटिंगें हुई थी, राइट फ्रॉम 1885 अप टिल 1946 कांग्रेस सैकड़ों साल में हर साल मिलती रहती थी और इनके एक अध्यक्ष हुआ करते थे अलग अलग लोकेशन के ऊपर। कितना याद रखेंगे? तो देखिए इंपॉर्टेंट मीटिंग्स को तो आप याद रखना ही है, जितना हो सके उतना मैपिंग के माध्यम से याद रखिए सर। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक सवाल है, ये स्पेक्ट्रम जैसी बुक्स में भी दिए गए हैं। अब क्या ये क्वेश्चन टफ है? मैं कहूंगा बहुत टफ है सर। ठीक है, क्योंकि एक दो नाम आपको याद रहेंगे पर सबके सब याद रखना है, बहुत टफ है। इसको अटेम्प्ट एंड स्किप कर सकते हैं, इसको तो जरूर से अटेम्प्ट करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में। खैर दूसरा है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द भोसले मिलिट्री स्कूल एट नासिक सर? ठीक है, तो देखिए भोसले मिलिट्री स्कूल बीएस मुंजे के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। बीएस मुंजे बेसिकली एक लीडर थे जिनका ये मानना था कि इंडियन कल्चर के बेसिस के ऊपर से और इंडियंस के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है बच्चों को उनको सैन्य ट्रेनिंग के साथ तैयार किया जाए, वो बेसिकली बीएस मुंजे ने 1930s में इसको एस्टेब्लिश किया था। एग्जैक्टली 1932 या 37 के आसपास की कहानी है। सावरकर, जयकर और केलकर सर, ठीक है, ये सबके सब आप ऐसा देखा जाए तो सावरकर और केलकर जैसे लोग हिंदू महासभा के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, बट इट वॉज बीएस मुंजे जिन्होंने विलसी की भोसले मिलिट्री स्कूल की स्थापना की। अब क्या ये क्वेश्चन इजी है? मैं कहूंगा टफ है। क्यों? क्योंकि नॉट एवरीवन विल बी नोइंग अराउंड, बट यू कैन जस्ट अटेम्प्ट एंड स्किप एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस क्वेश्चन अराउंड। क्या उसके बाद देखिए मदन मोहन मालवीय के ऊपर सवाल पूछा। अरे भाई 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 सर, ठीक है, ऐसे सवाल तो कौन पूछता है, बट देन यूपीएससी ये एपीएफओ वाले हैं, इनको मजा आती है सर। ठीक है, अब मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की? 1915 के अंदर। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी, आप सबको पता होगा कि कांग्रेस के अंदर फिर बंटवारा बहुत हुआ, तो जैसे एक कांग्रेस की अगेंस्ट में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, वैसे ही 1930 के दशक में 1930 के दशक में कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनती है, क्योंकि उनको लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो सरकार के फेवर में चली गई है और सरकार की जो कम्युनल एजेंडा है उसका पार्ट बन गई है, राइट। तो 1930 के दशक में इंग्लिश न्यूज़पेपर द लीडर, ये 1909 में उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। फाउंडिंग ऑफ बनारस बोर्डिंग स्कूल समवेयर इन द अर्ली 1900s, है ना, 1900 की शुरुआत के आसपास। तो सबसे पहला ये आएगा, फिर आपका ये आएगा सही, ठीक है, फिर आपका ये आएगा और फिर ये आएगा 4312, है ना। अब आप पूछोगे कि मालवीय के बारे में इतना सारा पढ़ के जाना है, तो देखिए कभी कभी इंडिविजुअल लीडर्स के ऊपर से भी सवाल आते हैं। अब इसको लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि बीएचयू आप सबने पढ़ी होगी, आपने लीडर के बारे में पढ़ा होगा, मैंने प्रेस के टॉपिक में भी किया हुआ है। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बेसिकली एक रिएक्शन के रूप में बनाई गई थी, इस तरह से थीम के रूप में याद रखना। 4312 ये मॉडरेट लेवल का सवाल है, इसमें आप कैलकुलेटेड वी विल सी की थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजिकल एडजस्टमेंट करके अटेम्प्ट तो कर ही सकते हैं, इतनी खराब स्थिति नहीं थी। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाते हैं, वेयर डिड गांधी जी पुट हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अफ्रीका। आप सबको पता होगा कि 9 जनवरी 1915 के दिन गांधी जी भारत आए और उसके बाद इनका पहला मेजर अपीयरेंस था बीएचयू में।
इनफैक्ट जब मालवीय साहब ने, जो पुराना सवाल था ना उसी के साथ लिंक हो रहा है, मालवीय साहब ने जब बीएचयू की स्थापना की तो उसके बाद बहुत सारे महानुभावों को बुलाया था, उसमें गांधी को भी बुलाया गया। गांधी ने आके वहां पे जाके सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी। बड़ा हंगामा हुआ था वो मीटिंग के अंदर, क्योंकि वहां पे गवर्नर भी बैठे हुए थे सर। ठीक है, तो ये बीएचयू है जहां गांधी जी का पब्लिक अपीयरेंस था। उसके बाद उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह किए। राइट, ओके, क्या आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। इनफैक्ट चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह के पहले गांधी जी गुजरात में विरंगवाम नाम की एक जगह है अहमदाबाद के बाहर, अहमदाबाद से सटे हुए 7 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर, वहां पे भी एक छोटा आंदोलन भी करेंगे। खैर, तो ये बीएचयू आपको मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एस महात्मा। ठीक है, तो देखिए महादेव देसाई थे उनके सेक्रेटरी थे। ली फिशर ने महात्मा गांधी के ऊपर बुक लिखी थी 1950s में। शाहिद अमीन करके एक ऑथर थे जिन्होंने 1920s के अंदर यूल फाइंड की गांधी एस महात्मा करके एक बुक लिखी थी। अब ये पूछोगे कि यार इतना फैक्ट कौन याद रखेगा, तो देखिए ऐसा फैक्ट और ऐसे टफ सवालों के ऊपर से आपको अपने होश नहीं गंवाना है। कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस टफ थे। इनफैक्ट इसका जो पेपर है उसमें 60% क्वेश्चंस अटेम्प्टेबल थे, 30-40% क्वेश्चंस आपको भी पता है हिस्ट्री के अंदर यूपीएससी सीएससी में भी वैसे ही आते हैं जहां अटेम्प्ट करना टफ हो जाता है। तो लोड मत लीजिए, ये सवाल थोड़ा टफ था पर ये तो इजी था, बीएचयू वाला हमने पढ़ा भी हुआ है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द इंडिपेंडेंस। 1946 में जब भारत का बंटवारा हुआ, जब लास्ट कांग्रेस की सेशन हुई थी 46 में, वो कृपलानी थे। आप सबको पता होगा 1940 से 45 के बीच में 5 साल जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होगा। तब इन बिटवीन प्रेसिडेंट के रूप में हमें देखने को मिलता है अब्दुल कलाम आजाद थे, जो काफी लंबे समय तक प्रेसिडेंट है, ऑलमोस्ट 5-6 साल तक। पर 46-47 के ट्रांजिशन के अंदर जब बंटवारा हुआ तो इट वॉज जेबी कृपलानी हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। पट्टाभी सीतारामैया की कहानी आप सबको पता होगी। 1939 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव हार चुके थे अगेंस्ट सुभाष चंद्र बोस, है ना। अबुल कलाम आजाद थे पर वे 45 तक रहे। 46 के बाद विल्सी की जब बंटवारा, आजादी और बंटवारा हो रहा तब कृपलानी आपको मिल जाएंगे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन 1931 अंडर हुज लीडरशिप डिड अ किसान सभा मूवमेंट डेवलपिंग गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अरे भाई कौन याद रखता है गया डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, अब देखिए भारत में ऑल इंडिया किसान सभा के जो फाउंडर है उनका नाम था स्वामी सजानंद सर। ठीक है, एनसी रंगे और स्वामी सजानंद। यहाँ गया डिस्ट्रिक्ट की नाम पूछी गई है, ऐसे सवालों को क्या करना है, स्किप कर देना है। देखो तिलका मांझी जो थे वो बेसिकली एक रेबेल हुआ करते थे, राइट, बट यू विल फाइंड कि इनका आंसर जगन्नाथ शर्मा है। अब क्या आपको आना चाहिए? मैं बिल्कुल कहूंगा कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि गया जिले के अंदर अब कोई गांव के लीडर के ऊपर पूछ देगा क्या, तो ये जहरीले सवाल है। जहरीले सवाल देख के चिंता नहीं करनी, पर इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि इसमें 2 बार पूछा गया है, तो ये रिपीट हो सकता है आपके भविष्य के अंदर 20-21 के बाद 25 में पूछा जा सकता है। इसके लिए करवा रहा हूं। देखो पीवाईक्यू करने का इंटेंशन ये है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो रिपीट करके भी आप इसमें रिवाइज कर दिएगा, पार्ट याद रखिएगा। खैर, हु प्रोड्यूस्ड द पिरपुर रिपोर्ट? पिरपुर रिपोर्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मुस्लिम लीग अगेंस्ट द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन इंडिया। आप सबको पता होगा 1937 से लेकर 1939 तक भारत में 28 महीने तक कांग्रेस का शासन रहा था। भारत के राज्यों में 7 राज्यों में कांग्रेस का शासन था। उस टाइम पे मुस्लिम लीग ने एक प्रोपोगंडा चलाया। प्रोपोगंडा के रूप में ये कहा कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है कांग्रेस शासित राज्यों में, और पिरपुर करके एक स्टेट था उनके राजा के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करके उन्होंने एक्सट्रीम कम्युनलिज्म को जन्म दिया सर। ठीक है, तो पिरपुर रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय मुस्लिम लीग, ये हमने पढ़ा हुआ है, दिस इज स्टडीड, ये हमने कम्युनलिज्म के चैप्टर में पढ़ा था, दिस इज करेक्ट सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी सर। ठीक है, इट वाज सी राजगोपालचारी। आप सबको पता होगा 1950s में भारत में एक सिस्टम चली जिसे हम लोग कहते हैं कांग्रेस सिस्टम, और कांग्रेस सिस्टम में दिक्कत ये थी कि कांग्रेस सिस्टम के तहत वी विल कम टू नो कि जो है राज्य और केंद्र दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। तो राजगोपालचारी कहते हैं कि ये तो गलत है, डेमोक्रेसी इसके लिए बड़ी स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। इसके लिए इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की टू फाइट अगेंस्ट द कांग्रेस सर। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के साथ थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये भी जनसंघ के साथ आपको मिलते हैं। भारतीय जनसंघ की जो स्थापना है वो ये सब उनके साथ जुड़े हुए थे, राइट। नरेंद्र देव वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ थे। राजगोपालचारी थे, ये भारत के स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल भी रह चुके हैं 1947 से 48, मतलब 48 है नेक्स्ट 49-50 तक, क्योंकि तब हम ट्रांजिशन हो रहे थे डोमिनियन के अंदर माउंटबेटन के जाने के बाद में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। तो वो फाउट अगेंस्ट द कांग्रेस, पूरी जिंदगी जो कांग्रेस में रहे उन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध में ही विल्सी की अपनी पार्टी बनाई 1950 के दशक के बाद, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो कांग्रेस सिस्टम है, केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकार है, ये लोकशाही के लिए ठीक नहीं, ऑपोजिशन होना चाहिए सर। ठीक है,
तो ये स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करते हैं। ये कंपैरेटिव में इजी है, हमने पढ़ा भी हुआ है और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज निर्गुण भक्ति रेफर टू? निर्गुण भक्ति किसको कहते हैं? शैवाइट, अल्वराइट। निर्गुण भक्ति का मतलब क्या होता है? निर्गुण भक्ति का मतलब होता है निराकार भगवान, है ना। निराकार भगवान का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड, राइट। भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई शेप नहीं है सर। तो निरंकार निराकार के कंटेक्स्ट में मिलता है। ना वैष्णवाइट है, ना शैवाइट है, ना ही इंकारनेशन है। तो निर्गुण भक्ति के समर्थक या उनके प्रबोधन या प्रपंचक कौन थे? तो कबीर थे, वो निर्गुण भक्ति की बात करते थे। बाबा नानक थे, गुरु नानक जी थे, वो निर्गुण भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं सर, ठीक है। तो विल फाइंड कि दिस आर ऑल द प्रोपाउंडर्स ऑफ द निर्गुण भक्ति मूवमेंट, जो ये कह रहे हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर सब जगह के ऊपर है सर, ठीक है। तो निराकार है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के कंटेक्स्ट में आपको मिलता है, राइट, ओके। तो अमूर्त रूप, देखिए यहाँ पे लिखा गया अमूर्त, मूर्ति नहीं है किसकी सर, ठीक है। तो ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, शेप नहीं, इसके लिए उसको निर्गुण कहते हैं। ये कंपैरेटिव में इजी है, ये तो आराम से अटेम्प्टेबल है। खैर, क्या पूछा गया? व्हाट डिड आईने अकबरी सीक टू प्रमोट विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ मुगल स्टेट, है ना। मुगल स्टेट के अंदर में आईने अकबरी क्या प्रीच करना चाहता था? सोशल डिसहार्मनी इन्फ्लुएंस बाय द विम्स ऑफ नोबिलिटी। अरे आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी। आपको लगता है कि अबुल फजल और अकबर ये चाहेंगे कि भारत में सोशल डिसहार्मनी हो? बिल्कुल नहीं। सिसेशन ऑफ प्रोविंशियल यूनिट्स फ्रॉम सेंट्रल रूल, इनफैक्ट प्रोविंशियल यूनिट्स के बारे में तो आईने अकबरी अबू फजल ने लिखा है कि हमारे यहाँ 20 के आसपास राज्य हुआ करते थे, ये भी गलत है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूरल रिपब्लिक्स, अरे भाई रूरल रिपब्लिक्स की होंगे? वो तो राजा कहेगा कि मेरे मनसबदार, मेरे गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट होने चाहिए, मेरे सूबेदारों की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए सर, ठीक है, ये भी गलत है। इट वांटेड टू प्रमोट सोशल हार्मनी विद सपोर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास, राजपूतों की मदद से। राजपूत पॉलिसी के बारे में इसने लिखा गया है कि कैसे भारत के अंदर इलीट क्लास का सहारा लेके एक समन्वय बना के सिंक्रेटिज्म क्रिएट करके मुगल शासन को ठीक किया जाता है। आईने अकबरी विल्सी की अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ये अकबरनामा का पार्ट है। अकबरनामा करके जो बुक है, अकबर की बायोग्राफी, अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखी थी, पर्शियन लैंग्वेज के अंदर, राइट। तो ये सोशल हार्मनी को प्रमोट करने की बात करता है। खैर, गांधी जी सॉल्ट मार्च टू दांडी वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? इट स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती। देखिए गांधी जी कोचरब में रहे 1915 में सर, ठीक है, पहले 1-2 साल तक। फिर 1917 तक आते आते वो साबरमती चले गए थे। साबरमती आश्रम उन्होंने 1930 में छोड़ दिया सर, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी ने कहा कि भाई मैं साबरमती आश्रम छोड़ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अब यहाँ पे दांडी के लिए जाना है और मुझे नमक सत्याग्रह करना है, और मैं तब तक वापिस नहीं आऊंगा जब तक मुझे पूर्ण स्वराज नहीं मिलता। गांधी जी साबरमती आश्रम को छोड़ देते हैं 12 मार्च 1930 के बाद। फिर वो वापिस नहीं आएंगे, पूर्ण स्वराज तो मिलता नहीं है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता रहा। और बाद में इन्होंने सेवाग्राम नाम की एक जगह है वर्धा में, वर्धा विच इज लोकेटेड नियर नागपुर, विदर्भ के अंदर है, सेंट्रल इंडिया में, वहां पे एक आश्रम की स्थापना की। पर साबरमती से वो चले थे और 6 अप्रैल 1930 के दिन, कौन से दिन? 6 अप्रैल 1930 के दिन वो दांडी के तरफ पहुंचते हैं और वहां पे जाके इन्होंने नमक का कानून तोड़ा, जिसे हम लोग कहते हैं नमक सत्याग्रह से, ठीक है। तो विल फाइंड कि अहमदाबाद जेल, टेक्सटाइल मिल भी नहीं आएगा, कोचरब में रहते थे पर इनिशियली जब अहमदाबाद आए 1915 के बाद सर, ठीक है। Now among the following was not the member of socialist group within the Congress party. तो कांग्रेस की एक पार्टी थी CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, आचार्य नरेंद्र देव, NC रंगा, राम मनोहर लोहिया जैसे लोग इसके अंदर CSP के अंदर थे। नॉट है, नॉट का मतलब होता है राजेंद्र प्रसाद। देखिए राजेंद्र प्रसाद बेसिकली कांग्रेस के ओल्ड गार्ड के रीत में रहे हैं, राइट। ओल्ड गार्ड का मतलब होता है कि ये कांग्रेस के सेंटर राइट की आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे। ये कांग्रेस को समाजवाद के तरफ नहीं लेके जाना चाहते थे। पर जयप्रकाश नारायण, NC रंगा, नरेंद्र देव और आपके राम मनोहर लोहिया सर, ठीक है, इन सबों ने 1934 के अंदर CSP की स्थापना की थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इट वॉज अ ग्रुप विद इन कांग्रेस जिनका ये मानना था कि कांग्रेस को सोशलिज्म की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए सर, ठीक है। इट शुड बी डाइवर्टेड टुवर्ड्स सोशलिज्म, राइट, ओके। तो माय राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड बाय मकॉलेस 1835 मिनट ऑन एजुकेशन। आप सबको याद होगा कि मकॉले ने विलियम बेंटिक को अपनी एक एजुकेशन मिनट दी थी, जिसकी मदद से भारत में अंग्रेजी व्यवस्था आई सर, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लागू की गई। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन में दिया गया। क्या इंग्लिश मीडियम की बात की गई है? यस। लिबरल लिटरेरी ट्रेनिंग की बात की गई है? यस। टीचिंग्स ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट अलोन एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन? यस। टीचिंग ऑफ बोथ ओरिएंटल एंड वेस्टर्न एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन वाज नॉट रिकमेंडेड। इनफैक्ट इसी को लेके तो पूरी कंट्रोवर्सी ही थी ना, जिसे हम लोग कहते हैं एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। ये जो एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी थी, इसमें जेम्स प्रिंसेप जैसे लोगों का मानना था
कि भारतीय लोगों को ओरिएंटल टेक्स्ट, ओरिएंटल लर्निंग, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में सिखाया जाए, जिसका विरोध किया था मकोले ने। और इवेंचुअली विलियम बेंटिक, जो भारत के तत्कालीन गवर्नर थे, है ना, ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1828 टू 1835, उसने मकोले की ये शिक्षा व्यवस्था की जो मिनट है, मतलब जो लेटर है, उसको स्वीकारा और भारत के कंटेक्स्ट में, भारतीय इतिहास के कंटेक्स्ट में अंग्रेजी व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, तो टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ओरिएंटल टेक्स्ट एट हायर लेवल ऑफ लर्निंग वाज नेवर एक्सेप्टेड अराउंड। इंटरेस्टिंगली, इंग्लिश एज हायर लेवल ऑफ लर्निंग वाज प्रमोटेड एट द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 एंड ओरिएंटल लर्निंग एट प्राइमरी, सर वो वुड्स ने कहा था। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। Who among the following did not represent the Militant school of nationalist thought? Okay, अब अश्विनी कुमार दत्ता एक्सट्रीमिस्ट थे, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, स्वदेशी मूवमेंट के अंदर लीड करते हैं। विष्णु शास्त्री छिपतुनकर सर, ठीक है, ही वाज आल्सो अ सोशल रिफॉर्मर विद एन आइडिया जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म के साथ चलते हैं। लाला लजपत राय, आप सबको पता होगा कि विलसी की पंजाब केसरी के रूप में एक्सट्रीमिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के साथ है। के मित्र जो थे ना, वो मॉडरेट स्कूल से बिलोंग करते थे, मॉडरेट, ओके ना। और इनका एक न्यूज़पेपर आता था संजीवनी, अगर आपको याद होगा कि संजीवनी करके जो न्यूज़पेपर है, वो न्यूज़पेपर स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआती दौर में बड़ा पॉपुलर था। और ये एसएन बनर्जी के साथी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अगर आपको पता होगा, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, उनके पार्टनर हुआ करते थे के मित्रा, कृष्ण कुमार मित्रा। ही वॉज नॉट रिप्रेजेंटिंग द नेशनलिस्ट और मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, है ना, कि एक्सट्रीमिज्म के कंटेक्स्ट में, मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट के कंटेक्स्ट में ये मॉडरेट फैक्शन से बिलोंग करेंगे, है ना। तो ये कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि हमने स्वदेशी मूवमेंट में पढ़ा है कि स्वदेशी मूवमेंट के इनिशियली दौर में के मित्रा है, पीसी रे जैसे लोग हैं, वो लीड करेंगे। बाद में लाजपत राय और एके दत्ता जैसे, एके दत्ता ने तो, अगर आपको याद होगा, तो स्वदेश बंधप समिति बनाई थी। स्वदेश बंधप समिति के माध्यम से लोगों को रूरल हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग भी दिया करते थे, राइट। तो राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। We'll find कि which of the following statement about the situation of रैयतवाड़ी areas is correct. Okay, देखिए 2020-21 के AOEO की एग्जाम में ये आया गया है, राइट। रैयतवाड़ी के बारे में क्या है? लैंडलेस लेबर्स बिकेम द लैंड ओनर। नहीं भाई, रैयतवाड़ी में तो उल्टा हुआ, लैंडलेस लेबर जो है वो बेचारे और, मतलब है ना, पीजेंट्स से वो लैंडलेस लेबर में कन्वर्ट हो गए क्योंकि पैसा नहीं दे पाए। इट स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ लीजिंग आउट द लैंड टू द टेनेंट एट हाई प्राइसेस। नहीं हुआ। लैंडलॉर्डिज्म वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। नहीं सर, रैयतवाड़ी के कारण भी लैंडलॉर्डिज्म नहीं खत्म हुआ। इनफैक्ट रैयतवाड़ी में यह हुआ कि जो किसान जो है रैयतवाड़ी के कंटेक्स्ट में पैसा सरकार को नहीं दे पा रहा था, वो किसान ने मनी लेंडर से पैसा उठाया था। और मनी लेंडर से जब पैसा ब्याज पे लिया, तो जब किसान मनी लेंडर को पैसा वापस नहीं दे पाया, तो इवेंचुअली मनी लेंडर मालिक बन जाता है, क्योंकि वो खुद की जमीन को गिरवे रख के सरकार को रेवेन्यू पे कर रहा था, राइट। तो राइट आंसर इसका आ गया कि लार्ज नंबर ऑफ लैंड पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ मनी लेंडर, मर्चेंट्स एंड रिच पीजेंट्स who usually utilize the services of the tenants, okay ना। तो we will find कि इसका right answer इस तरह से आपको मिलता रहेगा। In the year 1911, who among the following formed the Social Service League? कि हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा हुआ है। अगर आप याद करिए कि गोपाल कृष्ण गोखले ने एक संस्था बनाई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से अलग हो गए एन जोशी, नारायण महादेव जोशी के द्वारा। विल सी की 1911 के अंदर सोशल सर्विस लीग की स्थापना की जाती है, और ये वी विल सी की गोखले के फॉलोअर्स है, पर अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे। ऐसे बांडिये वाज अ लीडर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट, अगर आपको याद होगा तो। और एमआर जयकर जो थे वो हिंदू महासभा के साथ जुड़े हुए हैं सर, ठीक है। तो गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के साथ जुड़े हुए थे। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड की सोशल सर्विस लीग एन जोशी के द्वारा बनती है। कंपेरेटिवली इजी सवाल है, हमने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है, थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इन लीडर्स को हमने नेशनल मूवमेंट में भी पढ़ा है। ये इजी है, ये तो आना चाहिए आपको हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, राइट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द नो चेंजर्स, है ना। कौन नो चेंजर्स का पार्ट नहीं था सर, ठीक है। अब नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स याद करिए, मतलब पूछा गया कि इनमें से कौन प्रो चेंजर्स था। तो मोतीलाल नेहरू, हाकिम अजमल खान, CR दास जैसे लोग प्रो चेंजर थे, बाकी सब लोग नो चेंजर थे। आपको क्या पूछा गया? नॉट द पार्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज पार्ट ऑफ नो चेंजर्स, यस ही वाज पार्ट ऑफ नो चेंजर्स, ठीक है ना। तो ये तो यही है। डॉक्टर हम एम ए अंसारी पार्ट ऑफ नो चेंजर्स, यस। राजेंद्र प्रसाद पार्ट ऑफ नो चेंजर्स, यस। मोतीलाल नेहरू वाज अ प्रो चेंजर। आपको पूछा ही गया है कि इनमें से कौन प्रो चेंजर है, पर क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया, नॉट द पार्ट ऑफ नो चेंजर्स। आप सबको पता होगा कि मोतीलाल नेहरू ने बाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की 1922 में, क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस जो है वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करे सर, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू वाज द पर्सन जो वी विल सी की प्रो चेंजर्स से, ही वाज नॉट द पार्ट ऑफ नो चेंजर्स, ही वाज अ प्रो चेंजर। नेक्स्ट टाइम CR दास, हाकिम अजमल खान,
और भी लीडर्स के ऊपर से, सुभाष बोस के ऊपर से भी सवाल आने की शक्यता है सर, ठीक है। और क्या पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 के अंदर आता है, फरवरी 1946 में घोषणा हुई, मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना रिपोर्ट दिया जिसमें 3 टायर पॉलिटी की बात की। Patrick Lawrence, Stafford Cripps and Ian Alexander, they were part of the cabinet mission. Lord Wavell at that time was the Governor General of India. He was the Viceroy of India and he was not the part of cabinet mission. Cabinet mission क्यों भेजा गया था कि उसके पीछे का कारण यह है कि भारत में उस टाइम पे रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हुई थी, मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस के बीच में जो डेडलॉक हो गया था उसको रिजोल्व करने के लिए भेजा गया। ये कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को एक्सप्लिसिटली डिनाई किया था सर, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है कि इनमें से कौन से मिशन को एक्सप्लिसिटली डिनाई किया गया था पाकिस्तान का मांग को, तो कैबिनेट मिशन था। उसमें स्टैफर्ड क्रिप्स सेकंड टाइम इंडिया आता है, क्यों, क्योंकि स्टैफर्ड क्रिप्स ने 1942 में एक बार इंडिया में विजिट की थी, जिसे हम लोग कहते हैं क्रिप्स मिशन सर, ठीक है। सो स्टैफर्ड क्रिप्स हैड ऑलरेडी विजिटेड इंडिया वंस, एज अ पार्ट ऑफ द क्रिप्स मिशन ही विजिटेड सेकंड टाइम इन द कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, यूनेस्को हैज बीन ऑब्जर्विंग 21 फरवरी एज द इंटरनेशनल मदर्स डे सिंस 2000। The idea to celebrate mother language day was initiative of which of the following nation? It was given the Bangladesh. Actually बांग्लादेश की पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई थी उर्दू और बंगाली को लेके, और उसके बाद विल सी की ये उसको सपोर्ट करता रह गया सर, ठीक है। ये यूपीएससी सीएससी में भी सवाल आ चुका है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज के ऊपर से, तो आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इवेंट सर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के अंदर रही। वियतनाम वॉर कब शुरू होती है, 1954 से लेके 75 तक ऑलमोस्ट चलती रहेगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, 1789 में। गल्फ वॉर कब हुआ, 1991 के आसपास। वर्ल्ड वॉर वन कब हुआ, 1914 से लेके 1918 तक सर, ठीक है। तो पहला 1 के बाद 3 के बाद आप देखोगे 5, 1 3 5 कहां पे, 1 3 5 2 4, देखिए आ गया सर, ठीक है। सीधा 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 आंसर आपको दे दिया गया है। अब ये 5-6 इवेंट इसने एक साथ कर दिए। वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब आप देखने वाली बात ये है, मॉडर्न हिस्ट्री सर, ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री, इवन गल्फ वॉर भी पूछ दिया। सदाम हुसैन के साथ लड़ाई की थी अमेरिका ने सर, सदाम हुसैन ने जब कुवैत के ऊपर अटैक किया था ना, ये तब की बात है, 1990-91 की है, ठीक है। तो अमेरिका ने फिर उसके बाद ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत की, राइट। तो भाई सर ऐसे सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। अब ये कंपैरेटिवली वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब का मिक्सचर है। हमने इसको वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी और मिडिवल इंडिया में भी कुछ टॉपिक्स को पढ़ा था, राइट, ओके। तो आपको इसकी भी थीन लाइन क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा सवाल है, मैं कहूंगा ये ड्यूएबल है। ड्यूएबल क्यों है, क्योंकि आपने अगर यूपीएससी का फाउंडेशन किया है तो आराम से आप इसको रिकॉल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा, अ ब्रांच ऑफ स्कॉलरशिप दैट फ्लरिश्ड इन यूरोप पर्टिकुलरली फ्रॉम द 15th to 18th century was devoted to the appreciating chronicling classification of historic and inorganic relics monuments refer to which, है ना। यूरोप के अंदर खास करके 15 से लेके 18, 15वीं से लेके 18वीं शताब्दी तक एक शाखा निकल के आई इतिहास की, जहां मॉन्यूमेंट्स को, रिलिक्स को स्टडी किया जाता था। उसको क्या कहते हैं, तो देखिए आर्कियोलॉजी बहुत ही लेट निकल के आई है सर, ठीक है। ओरिजिनली इट वाज कॉल्ड एज एंटीकोरेनिज्म। एंटीकोरेनिज्म क्यों, क्योंकि ये पुरातन, यानी कि जितने भी आपके पास पुरातात्विक स्रोत हुआ करते थे, खास करके एंटिक्स हुआ करते थे। एंटिक समझ में आते, पुरानी चीजें। हम नहीं कहते कि ये व्यक्ति बड़ा एंटिक है, तो एंटिक वस्तुओं का संग्रह, एंटिक वस्तुओं की स्टडी की जाती थी। बाद में धीरे धीरे करके जब हिस्ट्री का नॉलेज आना शुरू हुआ, लोगों ने खोदना शुरू किया। खोदने के बाद उसमें से आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स आने शुरू हो गए, तो फिर उसके बाद एक प्रॉपर ब्रांच निकल के आर्कियोलॉजी की। पहले उसको एंटीकोरेनिज्म के साथ जोड़ते हैं 15 से लेके 18 सेंचुरी के बीच में, यानी कि 1400 से लेके वी विल कम टू नो कि 1700 के एंड तक आपको मिलता रहेगा, राइट। तो उसको एंटीकोरिज्म, क्योंकि एंटिक वस्तुओं का सहारा संग्रह किया जाता था, उसको स्टडी किया जाता था। बाद में धीरे धीरे उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, क्योंकि एक्सकवेशन हुआ और फिर चीजें समझने की शुरुआत हो गई। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्त्रीधन आर करेक्ट, ओके। स्त्रीधन के कंटेक्स्ट में क्या करेक्ट है, वेरियस टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू वुमेन ऑन लाइफ टाइम ड्यूरिंग हर लाइफ, यस ये सही है। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्टेड टू वुमेन एट हर टाइम ऑफ फर्स्ट मैरिज, नहीं सर, अरे भाई सर, ठीक है। पूरी लाइफ में जिसको भी स्त्री को अपने फैमिली के द्वारा थ्रू आउट मैरिज, मैरिज के बाद, है ना, जब संसार आगे बढ़ता है तो अलग अलग गिफ्ट मिलती है, वो सब स्त्रीधन का पार्ट है। ऑन द वुमेन्स दैट दिस वेल्थ कुड बी इनहेरिटेड बाय चिल्ड्रन एंड हस्बैंड, ये सही है, यस दिस इज करेक्ट अराउंड सर, ठीक है। स्त्री वन बेसिकली शादी के बाद, और फिर अगर स्त्री की मृत्यु होगी तो उनके फैमिली मेंबर्स यूज करते हैं। और वुमेन दैट दिस वेल्थ कैन बी इनहेरिटेड बाय नेचुरली
नेचुरल लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन विथ नन ऑफ द सन इन लॉस हैविंग एनी क्लेम ऑन पार्ट देयरऑफ। ठीक है, मतलब ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है सर, ठीक है ना, कि भाई नेचुरली लीगली अडॉप्टेड चाइल्ड के कंटेक्स्ट में, राइट। तो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव मेरे हिसाब से 1 and 4 होगा, 1 and 3 होगा सर, चौथा गलत है। 1 and 3 इज द राइट आंसर अराउंड। ये स्त्री धन अगर आपको याद होगा कि गुप्ता पीरियड के अंदर से हमने पढ़ा हुआ है, और गुप्ता पीरियड के बाद ये धीरे धीरे करके उसकी स्त्रियों का एकमात्र राइट के रूप में रह गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल क्रोनिकल्स। मुगल क्रोनिकल्स का मतलब मुगलों के शासनकाल में लिखा गया इतिहास, है ना। तो जैसे अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा, लाहौरी ने पातशाहनामा लिखा सर, ठीक है, जहांगीर ने खुद जहांगीरनामा लिखा, बाबर ने खुद तुझे के बाबरी, जिसको ट्रांसलेट करके बाबरनामा के रूप में लिखा गया। उसकी खासियत क्या रही है, क्या है सर, ठीक है, दे प्रेजेंट कंटिन्यूस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड्स और इवेंट्स सर, ठीक है ना, ये सही है ना। आपको पूछा गया है नॉट सर। दे वर रिपोजिटरी ऑफ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मुगल्स, यस, इसमें राजाओं की कहानी, मंत्रियों की कहानी, कैसे शासन चलता था, अबुल फजल ने सब कुछ लिखा है। दे अलाउ अस टू अंडरस्टैंड इंपीरियल आइडियोलॉजीज वर क्रिएटेड एंड डिसेमिनेटेड, ये भी सही है। दे कंटेन ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ द ऑथर्स ऑफ क्रोनिकल, नो सर, ठीक है ना। अब अबू फजल की बायोग्राफी हमें नहीं पता चलती है ना, अकबरनामा के अंदर उसमें अकबर की बायोग्राफी है। आपको बादशाहनामा जब लिखा गया अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, तो उसके अंदर आपको लाहौरी का खुद का इतिहास नहीं पता चलता, वो तो राजा का इतिहास है सर, ठीक है। तो विल फाइंड कि इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इट। खैर, तो मोटो मोटा तौर के ऊपर हमने 39 के आसपास सवाल किए है, बीच में एक सवाल हमने स्किप किया था क्योंकि वो हिस्ट्री का नहीं है। आपको मुझे बताना है कि आउट ऑफ 39 क्वेश्चंस, ठीक है ना, आपके कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं, और अगर आपने स्किप करना है तो कितने करना है, आपके कितने सही जा रहे हैं सर, ठीक है ना, राइट रॉन्ग कितनी जा रहे हैं, कमेंट के अंदर बताना। देखो मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको 100% अपीयर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आउट ऑफ 39 यू आर एबल टू डू एनीवेयर अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस, ये अराउंड राइट ट्रैक, आप सही ट्रैक के ऊपर होगे अगर आप 25 से 30 सवाल अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ये पेपर ही ऐसा है जिसमें इतने सारे सवाल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, ये तो मैंने 2-3 साल के पीवाईक्यूज लिए, 2021 के भी है, 23 के भी है, तो उसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज आपको कवर कराए गए हैं। तो सबके सब अटेम्प्ट नहीं करना है, अपने अंदर विश्वास रखना है सर, ठीक है। तो आपकी तैयारी अच्छी है, यूपीएससी सीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी आपने ठीक किया हुआ है। तो ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि सर अभी मैं एपीएफसी का जो पेपर है उसमें अलग से पढ़ूं, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिएगा। 30 तारीख को एग्जाम है, उसके पहले अपने आप को चेक करना है, तो ज्वाइन करिए हमारे साथ अनअकैडमी पे। 23 नवंबर को सर, ठीक है, 23 नवंबर को वी आर कंडक्टिंग यूसीएससी टेस्ट, इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को गेज करिए। इसमें अच्छा रैंक लाए तो कार, मोबाइल, लैपटॉप, बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, अप टिल 40 करोड़ रुपीस तक का है। सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे, दोनों में से कोई भी एक टाइम पे आप एग्जाम में कंडक्ट कर सकते हो। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर जरूर से अफेयर करिए और अपनी तैयारी को और पुश करिए, और बाकी अपने अंदर विश्वास रखिए। कमेंट्स के अंदर मुझे बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मैं एक और इसका सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा जब 30 तारीख को इसका जब पेपर एनालिसिस हो जाएगा, मतलब पेपर कंडक्ट होगा, तो आई मेक श्योर आई कम अप विद द पेपर सॉल्यूशन फॉर 30 नवंबर के बाद। पर तब तक आप इसके अंदर जरूर से अपीयर करेगा, यूसीएससी के अंदर अपीयर करेगा। सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन विथ दिस कोड PN Live। अभी 24,999 के अंदर इसमें सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। एंड बाकी हमारी प्रीलिम्स की बैच है, पावर हाउस बैच, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर द प्रीलिम्स। 9999 के अंदर आपको इसके अंदर भी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज अवेलेबल है, इसका जरूर से लाभ उठाइए। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो इफ यू आर अपीयरिंग फॉर दिस इंटरव्यू। ये हमारा लास्ट माइल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, इसका भी लाभ उठाइए। बाकी आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर से मिल जाएंगी। एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बेस्ट विशेस एंड लेट्स क्रैक इट।